हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज पाल पीएससी बाय डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास की यूनिट 2 और मेंस के यूनिट 2 में है। ठीक है, तो दो राजवंश और बचे हैं हमारे, कलचुरी और गौंड राजवंश। ठीक है, और एक अपना टॉपिक बचा है मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक इतिहास अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज मतलब राजवंशों वाली जो टॉपिक है यूनिट 2 वाला लगभग कंप्लीट होने को है। ठीक, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जब भी ये वीडियो देखें आप लोग तो एक कॉपी पेन लेके बैठे और इसको लिखते चलें, वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार लिखने के बाद वीडियो को अलग से देख लें और एक बार पढ़ लें। तो ये प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे तो आपको 90% चीजें याद हो चुकी होंगी और फिर आप वीकेंड पे इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो देख के और एक दो बार पढ़ के। इस तरह से आपको पूरा याद हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये फैक्ट छोटे छोटे हैं और ये राजवंश जो कि अभी तक अपन ने प्रॉपर तरीके से पढ़े नहीं थे, इस व्यापक रूप से हमारे सिलेबस में जुड़े नहीं थे, तो हम क्या करते थे, इसको जल्दी जल्दी में या फिर बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ लिया करते थे। लेकिन चूंकि इस बार व्यापक है, जो प्राचीन राजवंशों पे बहुत ज्यादा फोकस है, हमने देखा है कि मेंस की परीक्षा में भी, प्री में भी बहुत ज्यादा आता है। और इस बार तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, कल्चर, इतिहास और कल्चर दो जगह, ये दोनों चीजें आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। कल्चर में भी यही वाली चीजें आती है, संगीत कला, साहित्य, स्थापत्य कला, मंदिर, मूर्ति कला, यही सब आती है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आज कलचुरी वंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मध्य प्रदेश के राजवंश। ठीक है, चलो ठीक, तो ये यूनिट 2 है मेंस की, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ये मध्य प्रदेश का मैप ध्यान रखें आप। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें गर्दभील राजवंश, ठीक, गुर्जर प्रतिहार राजवंश और आपका कौन सा, परमार राजवंश। ये तीनों राजवंश, इनकी प्रारंभिक राजधानी गर्दभील की पूरी टाइम उज्जैन रही, गुर्जर प्रतिहार और परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन रही, गुर्जर प्रतिहारों की फुल टाइम या जो परमानेंट राजधानी कन्नौज रही और परमारों की जो है राजा भोज के बाद से या राजा भोज और उसके बाद के समय में धार रही। उसके बाद नागवंश, यहाँ ग्वालियर में पवाया राजधानी रही पद्मावती, औलीकर राजवंश मंदसौर दसपुर राजधानी रही, परिव्राजक राजवंश सतना में नागौद, उच्चकल उचेहरा राजधानी सतना में, कलचुरी राजवंश त्रिपुरी जबलपुर में, चंदेलों की राजधानी खजुराहो बुंदेलखंड छतरपुर में और उसके बाद कालिंजर और महोबा। उसके बाद तोमर राजवंश एहसाम मुरैना में, उसके बाद ग्वालियर। ठीक, गौंड राजवंश गढ़ा मंडला में, उसके बाद मदनपुर रही और उसके बाद फिर क्रमशः रानी दुर्गावती और दलपति शाह के टाइम भी चेंज होती रहती है। कच्चा पगात 3 शाखाओं के रूप में, दुबकुंड की शाखा, नरवर की शाखा और ग्वालियर के रूप में पढ़ते हैं। तो ये वाला है। हम ये दो राजवंश पढ़ने के बाद उसके बाद प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक ये वाली यूनिट भी कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ये प्रमुख राजवंश है। ठीक, इसमें से ही अपन पढ़ रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स में भी है। ठीक, बाकी और जगह जैसे ये कला देखोगे, इसमें भी अपने को ये हिस्सा राजवंशों को देखने को मिलेगा। स्थापत्य देखोगे, ये देखने को मिलेगा। जो रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन था वो आपको यहाँ से मध्य प्रदेश से देखने को मिल जाएगा। ठीक, जो हमारे जैसे और जो जनजातियां हैं, जैसे गौंड राजवंश है, उसे जनजाति का भी आपने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ संगीत, आपको लोक कलाएं, लोक साहित्य भी इसी से देखने को मिल जाएगा। जो प्राचीन इतिहासकार हैं, साहित्यकार भी जैसे राजशेखर हैं और दूसरे इतिहासकार जो है और उनकी कृतियां, ये भी आपको यहीं से कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, पुरातात्विक और सांस्कृतिक धार्मिक जो पर्यटन स्थल है, इनके समय में जो राजवंशों के समय में कौन कौन से विकसित हुए वो भी यहाँ से हो रहा है। विश्व धरोहर स्थल, जैसे चंदेल के समय आपने खजुराहो पढ़ा, जो इतिहास के समय में आप भीमबेटका के वीडियो में देखेंगे हम, तो वो और जनजातीय व्यक्तित्व जैसे आप संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, दलपति शाह, इस टाइप के, हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये सब देखेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक है पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप एक सेपरेट चीज में उसको नहीं देखें कि ये अलग है। ठीक, ये सब मिला हुआ रहता है। क्या हो, जब आप शुरू में अध्ययन करते हैं तो आपको सब्जेक्ट का बहुत अलग अलग चीजें लगती है कि इतिहास अलग होता है, भूगोल अलग है, राजनीति अलग है। लेकिन जब आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनसे ऊपर उठ के जब जो सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग होती है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे सब्जेक्ट को अपने को समझना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी समझ प्रॉपर विकसित हो पाती है। चलो ठीक, चलो तो ये वर्तमान मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है आप लोग देख लेना। ठीक, उसका अब आज पढ़ने वाले हैं कलचुरी राजवंश। तो कलचुरी राजवंश को लेके आप कंफ्यूज मत होना। देखो, कलचुरी एक तो कलचुरी राजवंश के नाम से चलता है या फिर
यहाँ हेहय कलचुरी कहा जाता है, हेहय कलचुरी, ठीक है, हेहय कलचुरी या फिर कलचुरी चेदी, या इसको क्या बोलते हैं, कलचुरी चेदी भी कहा जाता है, चेदी, ठीक है। तो ये दोनों तीनों नामों से जाना जा सकता है, कलचुरी राजवंश ये भी आ सकता है, हेहय कलचुरी और कलचुरी चेदी के नाम से भी आ सकता है। तो आप लोग इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, एक ही नाम है ना। चलो, तो अब जो हमारे यहाँ कलचुरी है, मध्य प्रदेश में बेसिकली इसकी 2 शाखाएं देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, लेकिन पूरे भारत में कलचुरियों की अन्य शाखाएं भी देखने को मिलती है। तो इसमें से 7 प्रमुख शाखाएं अपन देखते हैं। एक तो महिष्मती का कलचुरी, इनको कहा जाता है प्रारंभिक, ठीक है, या फिर पहले के कलचुरी कहा जाता है, प्रारंभिक कलचुरी या पहले के कलचुरी कहा जाता है। उसके बाद जो त्रिपुरी के कलचुरी है, इनको बाद के कलचुरी, ठीक, या परवर्ती कलचुरी कहा जाता है। ये प्रारंभिक है, पूर्ववर्ती, ये प्रारंभिक या पूर्ववर्ती हो जाएंगे, ठीक, और ये बाद के या परवर्ती हो जाएंगे, ठीक है, परवर्ती शासक कहे जाएंगे, परवर्ती कलचुरी, ठीक। विदर्भ जो नागपुर वाला रीजन है, वहां की जगह जो कलचुरी वंश की शाखा शासन करती थी, विदर्भ के कलचुरी कहा जाता था। कर्नाटक के कलचुरी कहे जाते थे। सरयू पार के अर्थात अवध में या अयोध्या में जो कलचुरी शासन करते थे वो कलचुरी वंश के सरयू पार के कहलाए। दक्षिणी कौशल में रहे वो दक्षिण कौशल के, और कालिंजर के जो मध्य प्रदेश के उत्तर वाले बुंदेलखंड से लगा हुआ यूपी वाला रीजन है कालिंजर, वहां के कलचुरी। ये 7 प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना विस्तृत नहीं है, केवल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में राजवंश पूछे तो यहाँ 2 शाखाएं आपने को देखने को मिलेगी, महिष्मती की कलचुरी और त्रिपुरी की कलचुरी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं महिष्मती कलचुरी। महिष्मती के कलचुरी सबसे प्रारंभिक रूप से यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इनको पूर्ववर्ती कलचुरी या प्रारंभिक कलचुरी कहा जाता है। तो कलचुरी सबसे पुरानी और पहली जो ज्ञात शाखा थी, मतलब इतिहास के स्रोतों में इसको खोजा गया था, पहली शाखा कौन सी थी, महिष्मती की, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कहां से प्रारंभ हुआ, तो ये कहां से प्रारंभ होता है, महिष्मती का कलचुरी। महिष्मती अर्थात जिसका वर्तमान आज के नाम में खरगोन जिले में पड़ता है माहेश्वर, ठीक, वो है। उसके बाद कलचुरी शिलालेखों के अनुसार महिष्मती के कलचुरी राजवंश का नियंत्रण उज्जैनी पर भी था और विदिशा पर भी। आप देखोगे कि जो उज्जैनी राजवंश है या उज्जैनी हम महाजनपद के रूप में पढ़ते हैं, तो उसकी 2 हमको शाखाएं देखने को मिलती है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी अवंती अर्थात उज्जैनी होती है, उज्जैन, और दक्षिणी की राजधानी क्या रहती है, महेश्वर अर्थात महिष्मती रहती है। तो वो इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में रहता है, नियंत्रण में रहता है, उज्जैनी और विदिशा, ठीक। चलो, उसके बाद अब देखो इसकी राजधानी जो है वो महिष्मती है। उसके बाद संस्थापक इसके कृष्णराज रहते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। महिष्मती की जो शाखा है उसके संस्थापक कृष्णराज है, ठीक। उसके बाद इसकी जानकारी महेश्वर शिलालेख और राजशेखर के ग्रंथों, हम राजशेखर देखेंगे। एक तो हमने गुर्जर प्रतिहार के संरक्षण में रहे थे महिपाल और महेंद्रपाल के दरबार में, साथ ही उसके बाद जो राजशेखर है वो कलचुरी वंश में भी कुछ समय रहेंगे, ठीक, और अपना अंतिम समय यही बिताएंगे, ठीक। तो महिष्मती राजधानी हो गई, और महिष्मती के राजधानी होने के कारण ही इनको महिष्मती की कहा जाता है। पहली ज्ञात शाखा होने के कारण पूर्ववर्ती कहा जाता है। संस्थापक इनके कृष्णराज हो गए, और इनकी जानकारी जो है महेश्वर और शिलालेख और राजशेखर के ग्रंथों से मिलती है, ठीक। अब इनके सबसे पहले शासक और संस्थापक के रूप में कृष्णराज को जाना जाता है। देखो अभी आपको एक बार बार नाम याद आ रहा होगा, कोक्कल प्रथम, ठीक है। तो ये जो है कलचुरी वंश के संस्थापक नहीं है, ध्यान रखना। एमपीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, उसमें कोक्कल ऑप्शन था, लेकिन कलचुरी का संस्थापक इसको नहीं माना गया है, ठीक। अगर पूछे कि जगह देके कि महिष्मती के कलचुरी या फिर आपके त्रिपुरी का कलचुरी, कौन से कलचुरी का है, तो महिष्मती के कलचुरी का आपको कृष्णराज देखने को मिलेगा। और फिर अगर त्रिपुरी के कलचुरी पूछे कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे वामराज, ठीक है, वामराज, है ना, ठीक। बहुत सारी पुस्तकों में जो है कोक्कल प्रथम को दिया गया है, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये आयोग ने खुद माना है कि कलचुरी जो है वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम नहीं है, उसके संस्थापक वामराज ऑप्शन में नहीं था, तो ये कोक्कल वाला ऑप्शन कट कर दिया, मतलब कोक्कल तो नहीं है, तो उसका संस्थापक वामराज को माना गया है। और महिष्मती का कलचुरी का जो है संस्थापक किसको माना गया, कृष्णराज को माना गया है। चलो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ना, तो पीएससी ने ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो उसके बाद कलचुरी की महिष्मती शाखा के संस्थापक कृष्णराज हो गए। इन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनके चांदी के सिक्के हैं, ध्यान रखना, ठीक। जो कहां से, नासिक से मिले, जबलपुर से मिले, अमरावती और गुजरात,
मतलब उनका इन क्षेत्रों में सिक्के मिलने का अर्थ ये होता है कि ये इनके प्रभाव क्षेत्र में या नियंत्रण में रहे होंगे। ठीक, इनका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है, देखो ये महिष्मती महेश्वर है तो ये बिल्कुल राजस्थान अपने महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, इसमें महाराष्ट्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश तो है ही है, गुजरात तक विस्तारित था, ये 3 स्टेट में या इनके आंशिक भाग में इनका जो है राज्य क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद शंकरगढ़ आते हैं। शंकरगढ़ इंपॉर्टेंट शासक है, इन्होंने कलचुरी संवत चलवाया था। ठीक है, कलचुरी संवत इन्होंने चलाया था। एक कलचुरी चेदी संवत आपको देखने को मिलेगा, वो आपको आभीर वंश के कलचुरी चेदी संवत, ये ओनली कलचुरी संवत है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, ये कलचुरी संवत शंकरगढ़ चलवा रहे हैं। एक कलचुरी चेदी संवत जो है वो दक्षिण भारत में आप एक आभीर वंश पढ़ेंगे, आभीर वंश, आभीर वंश, उसके जो शासक हैं ईश्वर सेन, उनके द्वारा ये चलाया जाएगा कौन सा कलचुरी चेदी संवत। और ये वाला कलचुरी ओनली संवत किसने चलवाया था, शंकरगढ़ ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुद्धराज। बुद्धराज 600 से 620 ईस्वी में रहते हैं। इनकी राजधानी जो है महेश्वर या फिर वही क्या प्राचीन नाम माहिष्मती, माहिष्मती रहता है। ठीक, उसके बाद महिष्मती के अंतिम शासक रहते हैं। महिष्मती जो कलचुरी है उनके अंतिम शासक कौन रहते हैं, बुद्धराज, पहले शासक कृष्णराज। उसके बाद चालुक्य शासक मंगलेश, एक दक्षिण के चालुक्य शासक है कर्नाटक के मंगलेश, उनके द्वारा जो है बुद्धराज को यहाँ पराजित कर दिया जाता है और इस वंश का अंत हो जाता है। इसके वंशज महिष्मती त्याग कर आप कहाँ चले गए हैं, ये त्रिपुरी आ गए हैं। ठीक, ये त्रिपुरी लिखा, त्रिपुरी आ गए। ठीक, अब जो महिष्मती की कलचुरी है इनके ही जो बाद के बुद्धराज के बाद के शासक है, क्योंकि ये हार चुके हैं मंगलेश से, और यहाँ के जगह जो क्षेत्र है इनका कौन का स्थापित हो चुका है, चालुक्य शासकों का, मंगलेश का। तो ये अब ऊपर की ओर आ जाएंगे, महेश्वर से ऊपर की ओर जबलपुर में त्रिपुरी क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि जबलपुर वाला क्षेत्र था उस समय में नर्मदा के किनारे का क्षेत्र है और बहुत घना जंगल था, इसलिए शासक यहाँ आ जाते थे ताकि कोई आसानी से आक्रमण ना कर सके। ठीक, चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं आप त्रिपुरी की कलचुरी, या बाद के कलचुरी या परवर्ती कलचुरी कहा जाता है, प्रारंभिक कलचुरी महिष्मती की। ठीक, तो ये देखो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इनके मुख्य क्षेत्र जो है चेदी क्षेत्र, चेदी महाजनपद जो था वो इसमें मिला हुआ था। ठीक, चेदी महाजनपद प्राचीन भारत में पड़ता है, इसकी राजधानी सुक्तिमती जो कि वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है वहां था। इसमें दहला मंडला या डाहल मंडल के नाम से इसको जाना जाता था, डाहल मंडल या डाहल मंडला क्षेत्र, दहला मंडला, डाहल मंडल या डाहल मंडला के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी अब क्या हो जाएगी, त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में था। इसका महत्व एक कांग्रेस के अधिवेशन से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बनते हैं, उसके कारण भी ये प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, और कलचुरियों के राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा। ठीक, तो दहला मंडला ये किससे संबंधित है या डाहल मंडल किससे संबंधित है, कलचुरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं वामराज देव, ये इंपॉर्टेंट है और ये संस्थापक भी है। ठीक, ये 675 से 700 तक इन्होंने शासन किया। ठीक, ये इस वंश के संस्थापक हैं। ठीक, तो कोक्कल आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, उसके संस्थापक जो है वामराज देव ही हैं। ठीक, चलो इनका जो जानकारी कहां से मिलती है, कलचुरी शिलालेख से। राजकुमार वेलक्का जो कि कोक्कल प्रथम के पुत्र हैं का ग्यारसपुर शिलालेख, ग्यारसपुर कहाँ पड़ता है, ये विदिशा में पड़ता है, यहाँ की गुप्त काल से संबंधित माला देवी का मंदिर है। ठीक, उसके बाद तो कलचुरी शिलालेख और ये राजकुमार वेलक्का का ग्यारसपुर शिलालेख है, इनसे इनकी जानकारी मिलती है कि त्रिपुरी के वामराज जो है इनके संस्थापक है। फिर इतिहासकारों ने त्रिपुरी के कलचुरी को महिष्मती यानी प्रारंभिक कलचुरी से जोड़ा। ठीक, बोला कि ये जो यहाँ त्रिपुरी में जो कलचुरी शासन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है महिष्मती के कलचुरी के ही वंशज हैं, ये इतिहासकारों ने बताया। इसके बाद इन्होंने पश्चिम मध्य भारत में शासन किया। ठीक, इतिहासकारों ने सिद्धांत दिया कि प्रारंभिक कलचुरियों ने 7वीं शताब्दी के अंत में अपनी राजधानी जो है महिष्मती से कालिंजर, तो पहले जो महिष्मती थी, फिर हम जो कालिंजर के त्रिपुरी पढ़ते हैं, तो उन्होंने महिष्मती के कालिंजरों ने कहा शरण ली, अपने मंगलेश जो चालुक्य शासक उससे हारने के बाद कालिंजर में, और कालिंजर के बाद वो कहाँ है, त्रिपुरी। तो ये समझ में आ रहा है कि जहां राजधानी रही उसके नाम से जाना गया। तो महिष्मती के बाद इनकी राजधानी कालिंजर हुई, कालिंजर के बाद त्रिपुरी हुई, स्थानांतरित कर ली, तो फाइनल इनकी राजधानी क्या हो गई, त्रिपुरी। और कहा जाता है कि इनका जो उदय दक्षिण भारत में हुआ था, तो वहीं से ये फिर उत्तर की ओर धीरे धीरे आते गए। ठीक, जो हम 7 शाखा इनकी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया वामराज देव है ना। चलो उसके बाद कोक्कल प्रथम। ठीक, बहुत सारी पुस्तकों में और बहुत
सारे लोगों ने इसको गोकल प्रथम को संस्थापक भी पढ़ा है, लेकिन ये प्रमुख शासक है। भामराज देव संस्थापक हो गए, इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जा सकता है, लेकिन संस्थापक नहीं, ठीक, ध्यान रखना। राष्ट्रकूटों के साथ गठबंधन किया और इनके ने कई लड़ाइयां जीती। क्योंकि ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे, इसलिए इन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ रहे और उनसे लड़ाई की, ठीक। और क्योंकि उस समय में आप देखेंगे कि इस समय वही हर्षवर्धन के बाद का समय है और अभी तक कोई बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में आया नहीं। अब सल्तनत में आएगा गुप्त के बाद बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन उस बीच में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रहता। तो राजपूत काल के समय में ये शासन कर रहे हैं। कलचुरी भी राजपूत वंश से संबंधित है, ठीक। राष्ट्रकूटों के, लेकिन इतिहास में और भी व्याख्याएं हैं तो आप उसमें मत जाना, ठीक, मोटा मोटा समझ लो, ठीक। उन्होंने जो चंदेलो है, एक चंदेलो की राजकुमारी थी नट्टा देवी, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन्होंने राष्ट्रकूटों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मतलब संबंध स्थापित कर लिया, और चंदेलों से मतलब उत्तर में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली और दक्षिण में भी राष्ट्रकूटों से अपनी मजबूत स्थिति कर ली। इसलिए गोकल जो है यहाँ पे प्रमुख शासक के रूप में स्थापित होते हैं, ठीक। अभी शंकरगढ़ शासक है, वो शंकरगढ़ पहले शासक, शंकरगढ़ प्रथम जो है किस वंश के शासक थे, वो महिष्मती कलचुरी, और शंकरगढ़ द्वितीय जो है वो आपके त्रिपुरी कलचुरी रहते हैं। 890 से 910, 890 से 910 के रूप में ये लगभग 20 साल शासन यहाँ करते थे, ठीक। इन्होंने की उपाधियां जो है मुग्धा तुंगा, प्रसिद्ध धवल और रण विग्रह, इनकी उपाधि इन्होंने धारण की। इनके दो पुत्र थे, बालहर्ष और युवराज देव, ठीक। तो युवराज देव सबसे इंपॉर्टेंट शासक यहाँ की जगह होते हैं, ठीक। तो इनकी उपाधि ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध धवल इंपॉर्टेंट है, किसने, शंकरगढ़ द्वितीय ने अपनी उपाधि धारण की थी। अब आते हैं युवराज देव, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश के। 915 से लेकर 945 तक इन्होंने शासन किया। इनकी उपाधियां देखो, इसमें चक्रवर्ती सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है और त्रिकलिंगाधिपति, ये इनकी इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। तो वैसे अन्य उपाधियां देखें, कर्पूर वर्ष, महेश्वर, परमेश्वर और चक्रवर्ती, त्रिकलिंगाधिपति या त्रिलिंगाधिपति या त्रिकलिंगाधिपति, वो एक्चुअल में यही है, लेकिन कहीं लिखने की मिस्टेक की वजह से त्रिलिंगाधिपति भी देखने को मिलता है। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, एक ही व्यक्ति। अब इन्होंने जब क्या किया था, कलिंग अर्थात जो उड़ीसा में क्षेत्र पड़ता है कलिंग, उसको जीतने के कारण अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से विभूषित किया था। और जब राजशेखर इनके दरबार में रहते थे, जब युवराज देव प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के विरुद्ध युद्ध किया और उनको हराया, तब वहां से जो राजशेखर है कन्नौज छोड़ के त्रिपुरी रहने आ गए और उनको युवराज देव प्रथम ने आश्रय दिया। तो ये चूंकि मालवा को जीत लिया था उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से, इसलिए इनको उज्जैनी भुजंग के नाम से कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। उज्जैनी भुजंग का नाम दिया था किसने, राजशेखर ने इनको युवराज देव प्रथम को। चल, उसके बाद इनका स्रोत विद्यासाल वंजिका पुस्तक है। कौन की पुस्तक है, ये राजशेखर की बुक है। इसमें विद्यासाल वंजिका में किसका इतिहास मिलता है, कलचुरियों का। उसके बाद लक्ष्मण देव द्वितीय जो है इनका कारितलाई अभिलेख से भी पता चलता है। युवराज देव ने, अब इससे क्या क्या जानकारी मिलती है युवराज देव प्रथम के बारे में, कारितलाई शिलालेख से तो ये जानकारी मिलती है कि युवराज देव ने की जो सेना थी वो हाथियों की थी। उससे जो गोंड राजवंश थे, गोंडों को इन्होंने वश में किया था। कौशल, जो कौशल के शासक थे उनको दंडित किया, दक्षिण के राजाओं को हराया और जो गुर्जरों पर अर्थात गुर्जर प्रतिहार राजवंश में अपनी विजय प्राप्त की थी। उसके शासक महिपाल को जो है यहाँ हराया गया था, ठीक। तो देखो, जो गोंड राजवंश है दक्षिण में जीत लिया इन्होंने, उसके बाद कौशल जीत लिया उधर उत्तर में। उसके बाद यहाँ दक्षिण के जो शासक थे चालुक्य वगैरह राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो कि उत्तर भारत में थे, तो इन पर इन्होंने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए युवराज देव ने अपनी उपाधि जो है चारों दिशाओं में जीतने के कारण चक्रवर्ती रखी, ठीक। उसके बाद प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार का दरबार छोड़कर इनके दरबार में आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के शासक किसको हराया था, महिपाल को। महिपाल को हराया और वहां से जो इनके दरबारी कवि थे राजशेखर, वो छोड़ के कहाँ गए, युवराज देव के दरबार में आ गए थे। तो इनकी अन्य पुस्तकें, वैसे तो एक गुर्जर प्रतिहार वाले वीडियो में मैंने पूरा राजशेखर जो है एक पूरी स्लाइड में पढ़ाया है, तो उसमें सारी रचनाएं और कवर की है, उसको देख लेना, ठीक। उसमें इनकी अन्य रचनाएं, एक तो विद्यासाल वंजिका है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, इनकी पुस्तकें हैं, ठीक। उसका बाद इन्होंने राष्ट्रकूट और प्रतिहारों की सामंती से मुक्त हो गए। जो हम देखते हैं कि पहले कलचुरी जो है पहले राष्ट्रकूटों की सामंती में आता था, उसके बाद कुछ समय के लिए ये प्रतिहारों के अधीन भी रहा। तो इन दोनों की सामंती से यहाँ मुक्त हो गए थे युवराज देव, ठीक। और चंदेल शासक यशोवर्मन है। अब इनके जो पिताश्री थे उन्होंने चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे
मतलब इनके दादा ने, कुक्कल प्रथम ने, लेकिन ये यहाँ चंदेल शासक यशोवर्मन को जो है पराजित कर दे रहे। तो तत्कालीन भारत में जब आप इसका मैप देखोगे तो इस समय पूरे उत्तर भारत में राजपूत शासन कर रहे हैं। तो युवराज देव का जो शासन क्षेत्र जबलपुर के आसपास और चंदेल जो है ऊपर बुंदेलखंड में शासन कर रहे हैं। तो यहाँ इनको हरा दिया, दक्षिण में राष्ट्रकूटों को हरा देते हैं, ऊपर प्रतिहारों को, इधर थोड़े पूर्व में बुंदेलखंड में यशोवर्मन को हरा देते हैं वो। ठीक, उसके बाद राष्ट्र, अब ये क्या हुआ, इतने युद्ध तो जीते, अब युद्ध हारे। जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय है उन्होंने युवराज देव प्रथम को यहाँ हरा देते हैं। ठीक, और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये उनके जो हो गए राजनीतिक उपलब्धियां हो गई या राजनीति या सैन्य क्षेत्र में जो काम किया। अब निर्माण क्या किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत मंदिर बनवाए। अभी 2022 के मेंस में पूछा गया था कि 64 योगिनी का मंदिर किस शासक ने बनवाया है। ठीक, चल, तो इन्होंने सबसे पहले भेड़ाघाट के जो बहुत सारे मंदिर आपने को देखने को मिलते हैं वो है, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है। देखो मध्य प्रदेश में 3 जगह 64 योगिनी के मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना, जबलपुर, मुरैना और एक जगह और है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है ना। उसके बाद इनके मंत्री एक थे गोलक या गोलक ने 7 फन वाले शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो शेष सैया वाली प्रतिमा जो है बांधवगढ़ में आपने देखा होगा। बांधवगढ़ जब जो वो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, बांधवगढ़ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, उसमें विष्णु की एक प्रतिमा देखने को मिलती है शेष सैया वाली। इसमें जो शेषनाग पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं वो वाली मूर्ति जो है इन्होंने बांधवगढ़ में स्थापित करवाई। कौन ने, युवराज देव प्रथम के मंत्री गोलक ने। उसके बाद इनकी मंत्री जो थी और जो इनकी रानी थी नोहला, उनका नाम नोहला था, उन्होंने अपने ही ईश्वर या नोहलेश्वर भगवान शिव का जो मंदिर है नोहटा, जो कि दमोह में स्थित है, वो बनवाया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इनके निर्माण कार्य इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। 64 योगिनी मंदिर, और उसके बाद शेषनाग पर शेष सैया वाले विष्णु जी। उसके बाद नोहला में जो रानी नोहला है उसने नोहलेश्वर मंदिर नोहटा दमोह में बनवाया। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, अब इनके उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। तो अब इसके बाद जो है बहुत 4-5 शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक, इसमें लक्ष्मण राज द्वितीय, शंकरगढ़ तृतीय, कोकल द्वितीय और गांगेयदेव। अब जो है गांगेयदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। गांगेयदेव का नाम ऐसे सुना होगा आपने, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक, तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, है ना। ठीक, कहाँ गंगू तेली, इसमें जो गंगू लिखा हुआ है ये एक्चुअल में जो है गांगेयदेव का नाम है। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली में जो गंगू है वो गांगेयदेव है, और तेली में जो है वो तेलक या तेलंग शासक है, दक्षिण भारत के चालुक्य शासक। तो ये गांगेयदेव इंपॉर्टेंट है कलचुरी वंश के सहयोग से, मतलब इनके राजा के रूप में, और जो है ये एमपीपीएससी में भी कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो 1015 से 1041 तक इन्होंने शासन किया। कोकल द्वितीय के पुत्र और इनके उत्तराधिकारी थे। इनकी उपाधि देखो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और महामंडलेश्वर क्यों, क्योंकि इन्होंने ओमकारेश्वर और महेश्वर वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। उसके बाद संप्रभु सम्राट, देखो ये उपाधियां जो रहती है कुछ कुछ बहुत यूनिक हो जाती है। संप्रभु सम्राट, अब सम्राट तो वैसे भी संप्रभु रहते हैं, संप्रभुता क्या होती है आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो देश या व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसको संप्रभु कहा जाता है। इस प्रकार से गांगेयदेव ने अपनी स्वतंत्रता की स्थापना करते हुए, अपनी स्वायत्तता की स्थापना करते हुए जो है संप्रभु सम्राट की उपाधि धारण की। संप्रभु सम्राट, विक्रमादित्य और महामंडलेश्वर इन्होंने उपाधि धारण की। ठीक, अब विजय अभियान कहाँ किए इन्होंने, तो उत्कल जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र है, मतलब तटीय इलाका, उसको कहा जाता है। दक्षिणी कौशल की विजय की, मगध के शासक नेपाल को हराया, चंदेल, प्रयाग जो वर्तमान इलाहाबाद या फिर इसका नाम प्रयागराज है वो, और काशी को जीत लिया इन्होंने। ठीक है, कौशल को, उत्कल को, मगध को, चंदेल, प्रयाग, काशी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य गांगेयदेव ने स्थापित कर लिया। मतलब युवराज देव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हैं वो आपको गांगेयदेव देखने को मिलते हैं। उसके बाद परमार राजा भोज के हाथों इनको हार यहाँ मिली थी, तो इसलिए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने गंगू मतलब गांगेयदेव और तेली मतलब तेलंग को हराया था, इसलिए ये जो कहावत चल गई है, पहले पूरी कहावत हुआ करती थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे और तेलंग। तो लेकिन जो चूंकि जन प्रचलन में आने के कारण इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो है एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति की तुलना करने के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो है एक प्रतापी राजा और उससे थोड़े कमतर या उनसे हारने वाले शासकों के रूप में ये कहावत चलती थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, देखो अब मध्यकाल में, प्राचीन काल में तो आप देखोगे
कि जो उधर से जो डेमेट्रियस और जो हिंदी यवन शासक आते हैं वो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाते हैं, हिंदी यवनों ने सबसे पहले चलाए थे। फिर सोने के सिक्कों से रिलेटेड और फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो गुप्तों ने चलवाए, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो आपके कुषाण शासन में चले। लेकिन मध्यकाल में जो है वो कौन के में सबसे पहले जो है गांगेय ने चलवाए, और सबसे पहले कौन ने चलवाए? हिंद यवन ने। देखो तो सोने के बारे में, सिक्कों के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलो, जो सोने के सिक्के हैं भारत में सबसे पहले कौन ने चलवाए? तो हिंद यवन। हिंद यवन जो यवन शासक आक्रमणकारी थे उन्होंने चलवाए, ठीक, डेमेट्रियस वंश के शासकों ने। उसके बाद सबसे शुद्ध किसने चलवाए? कुषाण शासकों ने, ठीक। सबसे ज्यादा मतलब उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा थे, किसने चलवाए? गुप्त शासकों के समय। और मध्यकाल में सबसे पहले कौन ने चलवाए? आपके गांगेय देव ने। मतलब बीच में बंद हो गए थे लेकिन मध्यकाल में किसने चलवाए? तो उसमें आ जाएगा गांगेय देव का नाम, ठीक। चलो, तो ये सोने के सिक्के संबंधित फैक्ट था, हो गया ना, ठीक। तो ये उसके बाद देख लेते हैं ये वाला, ठीक। तो सोने के सिक्के मध्यकाल में चलवाए। तो ये इस प्रकार से गांगेय देव बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ये आ चुके हैं कई बार पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। कलचुरी में 3 शासक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके, एक तो युवराज देव प्रथम, उसके बाद गांगेय देव, और आते हैं लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये, ठीक है। तो अब ये देखो, गांगेय देव के उत्तराधिकारी रहते इस वंश के सबसे प्रतापी, प्रसिद्ध और सैन्य शासक है। मतलब इनकी जो है सेना में इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। इन्होंने भी चक्रवर्ती और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। देखो अब नेपोलियन जो है, देखो नेपोलियन संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। नेपोलियन कौन है? पहले तो नेपोलियन, तो नेपोलियन जो है फ्रांस के एक तानाशाह होते हैं, फ्रांस के राजा या फ्रांस के तानाशाह कहे जाते हैं, जो फ्रांस की क्रांति के बाद एक शासक के रूप में, मजबूत शासक के रूप में उभर के आते हैं। इन्होंने लगभग पूरा यूरोप जीत लिया था, भारत भी आने की तैयारी में थे। कौन है उनके, उनसे मतलब जो हमारे मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनसे भी उनका संपर्क हुआ था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए। यूरोप में भी बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, तो लगभग इंग्लैंड को छोड़कर लगभग यूरोप पूरा जीत चुके थे। तो नेपोलियन एक प्रसिद्ध महान शासक के रूप में यूरोप के इतिहास में है। क्योंकि देखो इतिहास लेखन की जो परंपरा है भारत में बहुत प्राचीन रही है, लेकिन क्या हुआ था, हम मध्यकालीन कुरीतियों से घिर गए थे, तो हमने अपने इतिहास को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम पहले जो है मध्य एशिया से जो आए आक्रमणकारी थे उनके कारण हम शोषित होते रहे, फिर हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, इसके कारण हम हमारे इतिहास को प्रॉपर जो है फॉर्मेटिंग में रख नहीं पाए। और इन जैसे जो बाहर के इतिहासकारों ने जो कहा हमने उनको मान लिया कि ठीक है भाई तुम ही सही कह रहे, लेकिन जब हमने अपना इतिहास पढ़ा तो हमें जो है पूरी दुनिया के इतिहास से भारत का इतिहास जो है बहुत रिच लगा या बहुत समृद्धशाली रहा। तो नेपोलियन के संबंध में अब चूंकि कहना तो उल्टा चाहिए लेकिन कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन अब जो चूंकि जो है वो यूरोप के पर्सपेक्टिव से सारी दुनिया देखने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो भी हो हमें पेपर में बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नेपोलियन के संबंध में जो फैक्ट है वो देख लो। तो नेपोलियन जो है फ्रांस के एक वो थे। अब जो विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है, उन्होंने सर्वप्रथम जो है किसको कहा है, विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है, उन्होंने जो भारत के शासक समुद्रगुप्त है, इन्होंने भी लगभग पूरे भारत, उसके बाद उधर उत्तर में अफगानिस्तान और उसके आगे इराक ईरान तक जीत लिया था समुद्रगुप्त, और इधर इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलाया, जावा, इन सब द्वीपों को भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो ये इनमें थोड़ा शब्दों का फेर है, इसको क्या बोला था, भारत का नेपोलियन, ठीक। भारत का नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन किसको बोला, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने। उसके बाद एक आपके आते हैं एक एस.एन. इनामदार, ये इतिहासकार का नाम है, भारतीय इतिहासकार एस.एन. इनामदार। इन्होंने जो होलकर शासक है यशवंत राव होलकर, ठीक, यशवंत राव होलकर को बोला है ये मध्य भारत के नेपोलियन थे। देखो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, और जो यशवंत राव होलकर है ये मध्य भारत के हुए। मध्य भारत के नेपोलियन कौन हो जाएंगे, यशवंत राव होलकर। अब जो इतिहासकार है वो कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण को हिंदू नेपोलियन कहते हैं, हिंदू नेपोलियन।
हिंदू नेपोलियन किसको बोलेंगे? कर्णदेव, या फिर इसका नाम क्या है वो दूसरा, लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण बोलेंगे। ठीक, तो ये नेपोलियन से संबंधित फैक्ट थे आपके, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। नेपोलियन मूल रूप से कौन था? फ्रांस, फ्रांस का एक तानाशाह शासक था। उसके बाद वहां विंसेंट स्मिथ ने सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन ने भारत का नेपोलियन कहा। एसएन इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा? यशवंतराव होलकर को, जो कि इंदौर रियासत के होलकर शासक थे, यशवंतराव होलकर। उसके बाद हिंदू नेपोलियन किसको कहा गया? कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण, जो कि किस वंश के थे? कलचुरी। ठीक, ओके, चलो ठीक है, ये हो गए। तो आप वही लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव पढ़ रहे थे, तो हिंदू नेपोलियन कहा गया इनको इतिहासकारों ने, तो ये ध्यान रखना। ठीक, बता चुका मैंने। अमरकंटक के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया था लक्ष्मीकर्ण ने। ठीक है, तो अमरकंटक के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर दिखते हैं वो कब के? कलचुरी कालीन ही है। तो अमरकंटक जो है वो इनके त्रिपुरी के पास में ही, मतलब जबलपुर से बहुत पास में ही पड़ता है। तो वहां से अपने साम्राज्य की लगभग द्वितीय राजधानी के रूप में इनको मान्यता दे रखी थी अमरकंटक को, तो ध्यान रखना। विजय अभियान, लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्य शासक भीम प्रथम, और लक्ष्मीकर्ण और भीम प्रथम जो है, अब देखो जो गांगेय देव है इसको कौन हरा देते हैं? भोज। ठीक है, भोज हरा देते हैं और इनको अपमानित भी करते हैं। तो वही राजा भोज और गंगे तेली वाली, जो गंगू तेली वाली कहावत है, उसके कारण राजा भोज से कौन हार जाते हैं? गांगे देव। तो इनका उत्तराधिकारी जो लक्ष्मीकर्ण होता है वो चालुक्य शासक भीम प्रथम, ये दोनों मिलकर एक संघ बनाते हैं। और परमार राजा भोज, जो कि भोपाल के संस्थापक हैं, या जिनकी राजधानी धारानगरी थी, भोजपाल, भोपाल जो इन्होंने बनवाए, वो उसके खिलाफ गठबंधन बनाए और 1050 ईस्वी में राजा भोज की राजधानी धारानगरी पर अटैक किया, उसको लूटा, तोड़फोड़ दिया। और उसके बाद जो है राजा भोज जो है इसी चिंता में और इस आक्रमण के भय से, कह सकते हैं क्योंकि उनकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो लक्ष्मीकर्ण और भीम प्रथम ने दोनों ने मिलकर इनको हराया। ठीक, भोज को हरा दिया। और कलिंग को पराजित कर इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की यहाँ उपाधि धारण की। ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1501 में चंदेल शासक जो है देववर्मन को भी इन्होंने हराया। क्योंकि अब चंदेल जो है विद्याधर के बाद से आप देखोगे कि लगातार यहाँ कमजोर शासक हुए, तो चंदेलों के जो शासक है देववर्मन को किसने? लक्ष्मीकर्ण ने हरा दिया। चालुक्य शासक भीम, अब ये तो उनके जीते वाले युद्ध थे। ठीक है, तो भीम राजा भोज को हराया, कलिंग को हराया, उसके हरा के त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की और चंदेल शासक देववर्मन को भी हरा दिया। उसके बाद इन्होंने चालुक्य शासक ये वाले जो थे, अब देखो इन्होंने धार पे आक्रमण किया, धार को जीता इन दोनों ने मिलकर। लेकिन क्या होता, धार से इतनी ज्यादा संपत्ति मिली, इतना ज्यादा धन इन लोगों को मिला। ठीक, और राजा भीम मतलब राजा भोज को हराना अपने आप में गौरवशाली बात थी इन लोगों के लिए। तो इस संबंध में भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण का फिर से युद्ध हो गया, उसकी संपत्ति को लेकर, क्षेत्र को लेकर। तो भीम प्रथम जो है उन्होंने लक्ष्मीकर्ण को यहाँ पे हरा दिया। ठीक, और हिंदू नेपोलियन के नाम से तो ये जाने जाते थे। और शैव धर्म, मतलब शैव धर्म को ये मानते थे, भगवान शिव के पुजारक थे, और इन्होंने शैव धर्म से संबंधित मंदिर भी बनवाए। ठीक, तो ये लक्ष्मीकर्ण हो गए। उसके बाद अब देखो इन्होंने क्या किया, निर्माण कार्य किए। तो इन्होंने जो कर्णमेरु मंदिर है, एक बनारस जाओगे आप तो वहां कर्णमेरु मंदिर मिलेगा, उसको बनाया है इन्होंने। ठीक, उसके बाद कर्ण तीर्थ, जो कर्ण तीर्थ घाट है प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयागराज में इन्होंने बनवाया। कर्ण मंदिर, जो कि आपके अमरकंटक का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, कर्ण मंदिर अमरकंटक में बनवाया। कर्णावती नगर, एक जबलपुर के पास ही कर्णावती नगर जो है इन्होंने बसाया था। ठीक, तो इनके निर्माण कार्य इंपॉर्टेंट है। कर्ण मंदिर पूछा गया है, ध्यान रखना है। कर्णमेरु मंदिर कहाँ? कर्णमेरु का शिव मंदिर कहाँ है? बनारस में। कर्ण तीर्थ घाट जो है प्रयाग, इलाहाबाद में गंगा नदी पर। उसके बाद कर्ण मंदिर अमरकंटक में नर्मदा जी किनारे, और कर्णावती नगर जबलपुर नर्मदा जी किनारे बसाया। और उसके बाद ये होगा आपके जो है लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। अब आते हैं त्रिलोक्यमल या फिर विजय सिंह, ये अंतिम शासक के रूप में है, दोनों एक ही नाम है ना, त्रिलोक्यमल और विजय सिंह। उसके बाद कलचुरी, अब ये शासक के रूप में होगा। अब इनकी स्थापत्य और कला के संबंध में क्या है, ठीक, तो देखते हैं। इनके समय में 64 योगिनी मंदिर, युवराज देव के समय जबलपुर में शिव मंदिर बनवाया नौहटा में, उनकी युवराज देव की पत्नी नौहला ने नौहलेश्वर का मंदिर। ठीक, ये तो अब स्थापत्य में क्या, शिव मंदिर दमोह नौहटा में इनकी युवराज देव की पत्नी ने बनवाया था। ठीक, नौहलेश्वर है वो, नौहलेश्वर का मंदिर के समय रानी नौहला ने, ठीक, रानी नौहला द्वारा बनवाया गया। 64 योगिनी मंदिर बताया आपको, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ठीक, यहाँ जो है वो 81 योगिनियों की मूर्ति है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन
पीएससी में आ गया योग नियो की मूर्ति है। ठीक है, देखो नाम तो 64 योगिनी है लेकिन मूर्तियां कितनी है? 81। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो इससे कंफ्यूज मत होना, 64 ऑप्शन में था लेकिन उसका आंसर क्या है? 81। 81 योगिनियों की मूर्ति 64 योगिनी मंदिर में है भेड़ाघाट में। ठीक, उसके बाद गोल की मठ, यह मंदिर जो है उसका निर्माण युवराज देव के समय अलहम देवी द्वारा करवाया गया था। ठीक, सॉरी, ये जो गोल की मठ है या गोल की मंदिर है, गोल की मठ 64 योगिनी कहा जाता है। ठीक, इसका निर्माण युवराज देव के समय जो रानी अलहम देवी ने, वैसे तो युवराज देवी माना जाएगा लेकिन अगर ज्यादा अंदर आ जाए तो अलहम देवी, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद ये गोल घेरे में एक मंदिर है, जैसा कि आपने वहां देखा था, कहा जो अपने कौन से मुरैना वाला जो परिमंडलाकार मंदिर है मितावली वाला। ठीक, तो वैसा ही ये भी यहाँ से गोल गोल बना हुआ है, ऐसे 64 योगिनी की बोल लगी हुई है ना, जिसमें कितनी 81 योगिनियों की मूर्तियां, और यहाँ बीच में मंदिर बना हुआ है जिसमें गौरी शंकर का मंदिर है, मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ विराजमान है। ठीक, और यहाँ 81 योगिनियों की मूर्ति है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। मंदिर के गर्भगृह में नंदी पर बैठे उमा महेश्वर की मूर्ति, इन्हीं को गौरी शंकर कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद जो विष्णु की शेषशाही प्रतिमा है, ये पूरा जो कंटेंट है किसका हो गया आपका? ठीक, 64 योगिनी मंदिर से रिलेटेड। उसके बाद विष्णु की शेषशाही प्रतिमा जो है बांधवगढ़ में किसने बनवाई थी? उनके मंत्री गोलक द्वारा। का निर्माण युवराज के मंत्री गोलन द्वारा, गोलक द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये स्थापत्य भी हो गई, पूरा कल्चुरी वंश हो गया। ठीक, अब एक दो टॉपिक और हमारे बचे हैं, तो ये इस प्रकार राजवंश हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते रहें, याद हो जाएगा, बस रिवीजन करते रहें क्योंकि ये नया जुड़ा हुआ है। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।